राष्ट्रीय आय की माप यदि राष्ट्रीय आय की माप की यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय की माप जो है वो बेसिकली 3 आधारों पर की जाती है, जिसके अंतर्गत सबसे हमारा जो पहला विधि है, जो हमारा सबसे फर्स्ट मेथड यूज किया जाता है, वो हमारे पास है उत्पादन विधि। इसके अंतर्गत हमारे देश में कितना उत्पादन हुआ है, किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में एंड तृतीय क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों का उत्पादन की गणना हम लोग करते हैं और उसके आधार पर हम लोग उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। क्लियर? तो उत्पादन विधि के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र में हुए कुल उत्पादन को बाजार मूल्य से यदि गुणा कर देते हैं तो आप जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में आपका उत्पादन होगा जिसको हम लोग बाजार मूल्य से गुणा करेंगे और द्वितीय क्षेत्र में, लेकिन तृतीय क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र होता है तो इसको सेवाओं को बाजार मूल्य से यदि गुणा कर देते हैं तो हमें उत्पादन विधि से या मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। विस्तृत आगे देखते हैं। दूसरा हमारा मेथड है इनकम मेथड। आय विधि से भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है क्योंकि अर्थव्यवस्था में हम किसी उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं जिसके अंतर्गत हम लैंड लगाते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग लेबर लगाते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कैपिटल लगाते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजर लगाते हैं और लास्ट में हमारे पास जो होता है वो इंटरप्रेन्योर होता है। लास्ट में होता है, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने कहा कि उत्पादन के 5 साधन हैं, लेकिन इन 4 साधनों का जो भुगतान होता है वो प्री डिटरमाइन होता है, पहले से प्रसंविदा होता है, याद रखना प्रसंविदा होता है। लेकिन लास्ट जो बचता है इंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ये वास्तव में इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो कुछ बचा होता है वो इंटरप्रेन्योर को या साहसी को प्रदान किया जाता है। ये आपने पूर्व की क्लास में अध्ययन किया। अब लैंड को एज अ रेंट आपने कितना पेमेंट किया, आय हो गई, ठीक है। तो भूमिपति को मिलने वाली इनकम रेंट कहलाती है। आप पूरी अर्थव्यवस्था में कितना रेंट मिला उसको कैलकुलेट कर लीजिए। लेबर को मिलने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, वेज कहलाता है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैपिटलिस्टिक को इंटरेस्ट प्राप्त होता है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ऑर्गेनाइजर को सैलरी प्राप्त होती है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एंड रेस्ट ऑफ में प्रॉफिट और लॉस होता है। तो इस प्रकार उत्पादन के विभिन्न साधनों को प्राप्त होने वाली आय को यदि हम जोड़ दें तो हमें आय विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अगर हम राष्ट्रीय गणना करना चाहते हैं या हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए आपके परिवार की हम इनकम की गणना करना चाहते हैं तो आपके परिवार में जितने मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कितना अर्न करते हैं उन सबको जोड़ दो, आपको कहोगे हमारी परिवार की इनकम ये है। तो जितने मेंबर्स हैं वो और किराए पे मकान में किराया कहां से आता है इनको सब जोड़ दोगे तो आपके परिवार की इनकम मिल जाएगी। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में यही 5 डिवीजन में सारे उत्पादन के संसाधनों में पूरी पॉपुलेशन और हमारे उत्पादन संसाधन डिवाइड है। तो अगर इनको प्राप्त होने वाली आय को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कभी कभी लोग अपनी आय को, ऑर्गेनाइजर अपनी सैलरी को बताने से मना कर देता है, कैपिटलिस्टिक अपने ब्याज को बताने से मना कर देता है। तो दूसरा मेथड आपका है जो हम थर्ड मेथड के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे, इसके अंतर्गत व्यय विधि है। व्यय विधि के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था के लोग उपभोग पर कितना व्यय करते हैं तथा निवेश पर कितना व्यय करते हैं, इनकी गणना अगर कर लिया जाए, आप अपनी आय को, जो आप आय प्राप्त करते हो, एज अ रेंट प्राप्त किए हो, एज अ वेज प्राप्त किए हो, एज अ इंटरेस्ट प्राप्त किए हो, एज अ सैलरी प्राप्त किए हो, उसको या तो उपभोग पे खर्च करोगे या बचत करोगे। बचत करोगे तो कहां पे आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आ जाएगी। हम ये मान लेते हैं कि आप एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता हैं और आप अपनी मुद्रा को जमीन के अंदर गाड़ कर नहीं रखेंगे, होर्डिंग नहीं करेंगे, ये याद रखना, संचय नहीं करेंगे। अर्थात आप बचत के रूप में कोई बॉन्ड खरीदेंगे, बैंक में पैसा रखेंगे। हमने ये सोचा कि अगर आपके पास सरप्लस होगा,
सेविंग्स होगी, तो इस सेविंग्स को आप बचत के रूप में रखेंगे, जो बैंक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से फिर से मार्केट में ला देगा। तो आपके द्वारा की गई अर्न इनकम इनकम सी प्लस आई में कन्वर्ट हो जाएगी या y इक्वल टू सी प्लस एस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जानते हैं अर्थव्यवस्था में बचत निवेश के बराबर होता है। तो अगर अर्थव्यवस्था में कितना उपभोग पर खर्च हो रहा है, ठीक है, और कितना निवेश देश में हो रहा है, अगर इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लें तो आप इनकम बताओ चाहे मत बताओ, हमको व्यय विधि से पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी इनकम है और राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। तो सबसे पहला मेथड है उत्पादन विधि। इसके अंतर्गत देश में जो उत्पादन होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों के उत्पादन का आउटपुट जितना प्राप्त हुआ इसको बाजार मूल्य से गुणा कर दो। तृतीय क्षेत्र में जितनी सेवाएं जनरेट हुई है, इन सेवाओं को बाजार मूल्य से मल्टीप्लाई कर दो, आपको जीडीपी प्राप्त हो जाएगी। अब विदेशों से इनकम को जोड़ दो, आपको मिल जाएगी। तो ये कहलाएगी उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि। अभी मैं मूल्य वृद्धि विधि भी समझाऊंगा इसी के आगे। आय विधि उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली आय को यदि हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो अर्थव्यवस्था में आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। और तीसरा हमारे पास है व्यय विधि। इसके अंतर्गत जो उत्पादन के संसाधन होते हैं कभी कभी अपनी इनकम को बताने से परहेज करते हैं, तो दूसरा हम मेथड यूज करते हैं, व्यय विधि प्रयोग करते हैं। और व्यय एक व्यक्ति आसानी से बता देता है। मेरा मोबाइल 10,000 का है, तुरंत बता देगा। मेरे घर में टीवी 25,000 की लगी, तुरंत बता देगा। इनकम नहीं बताएगा, बट व्यय अपना एक्सपेंडिचर, मेरा मकान 3 करोड़ का बना, तुरंत बता देगा। तो इंसान की मनोवृत्ति होती है कि अपने एक्सपेंडिचर को सोशल रेपुटेशन से जोड़ देता है, इसलिए वो बता देता है। इसलिए एक व्यक्ति को किया गया उपभोग पर व्यय को आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर सरकार है तो सरकार कर लीजिए, और निवेश दोनों का, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों का कैलकुलेट कर लीजिए एंड ऐड कर दीजिए, आपको नेशनल इनकम वाई का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास नेशनल इनकम काउंटिंग के अंतर्गत नेशनल इनकम काउंटिंग के अंतर्गत हम 3 में विधियों का प्रयोग अर्थव्यवस्था में करते हैं, जो आपने पढ़ाई की। लेकिन हम आपको बता दें कि 2 विधियां और भी हैं। राष्ट्रीय आय मेजरमेंट की जो चौथी विधि है, उसके अंतर्गत पहली विधि फर्स्ट मेथड 1 को एंड सेकेंड मेथड 2 को मिलाकर के एक नई विधि बनाई गई। उसका नाम है उत्पादन संगणना एवं आय संगणना प्रणाली। ठीक है, आय संगणना प्रणाली, इसको वी राव ने डेवलप किया था। और स्वतंत्र भारत के बाद जब राष्ट्रीय आय कमेटी बनी, तो उसमें पहली बार प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट करने के लिए वी आर राव ने इस विधि का प्रयोग किया था। तो ये विधि भी है, और ये विधि 2 विधियों को आपस में मिलाने के परिणाम स्वरूप उत्पादन संगणना एवं आय संगणना विधि कार्य करती है। केवल आपको इसमें नाम याद रखना है, और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी नई विधि डेवलप की गई जो पुरानी विधियों का प्रयोग किया गया। तो आप बताना, उत्पादन विधि एवं आय विधि के द्वारा उत्पादन पर संगणना एवं आय संगणना प्रणाली का वी राव ने डेवलपमेंट किया, और इसके आधार पर इन्होंने राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना की। क्लियर है? और एक सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हमारे पास राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन में है, वो है सामाजिक लेखांकन विधि। एग्जाम में हर बार ये पूछा गया है, सोशल अकाउंटिंग मेथड। ये सोशल अकाउंटिंग मेथड इट इज डेवलप्ड 1942 में इसे डेवलप किया गया था। डेट हर बार एग्जाम में पूछा है, तथा जे.आर. हिक्स ने इसे डेवलप किया था। जे.आर. हिक्स ने डेवलप किया था, नाम हर बार पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दोनों चीजें होती है। ये एक प्रकार से डबल अकाउंटिंग मेथड है। डबल अकाउंटिंग मेथड, जैसे हम लोग अकाउंट्स में डबल या दोहरी एंट्री करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना के लिए डबल अकाउंटिंग मेथड का प्रयोग सामाजिक लेखांकन विधि के अंतर्गत किया जाता है। और इस सिद्धांत का विकास 1942 में जे.आर. हिक्स द्वारा किया गया था। यही एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो सामाजिक लेखांकन विधि वास्तव में राष्ट्रीय आय का एक सबसे साइंटिफिक मेथड है। वर्तमान में हम क्या कहते हैं कि जिस प्रकार लेखांकन या अकाउंटिंग करते हैं कॉमर्स के अंतर्गत,
उसी प्रकार नेशनल इनकम की भी अकाउंटिंग हम दोहरे खाता के आधार पर करते हैं, और दोहरे खाता के आधार पर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें ये विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो विधियों को रेयर कंडीशन में पूछा जाएगा एग्जाम में, केवल इनसे रिलेटेड जैसे वी राव का नाम पूछ लिया जाएगा, या सामाजिक लेखांकन विधि क्या है, कौन डेवलप किया, किस सन में डेवलप किया, ये एग्जाम में पूछा जाता, तो आपको जानकारी होना अनिवार्य है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय मेजरमेंट के 5 मेथड है, 3 मेथड आपकी लाइफ में दिखाई पड़ते हैं। सैद्धांतिक तौर पर ये 3 मेथड है, ये सिद्धांत है, 3 सिद्धांत है, और इन सिद्धांतों के आधार पर अप्लाइड लाइफ में इन 2 का प्रयोग किया जाता है। ये मेजरमेंट का जब टूल्स अपनाया जाता है तो इसमें उन विधियों का, उन सिद्धांतों का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन की 5 विधियां हैं, लेकिन एग्जाम में आपको है तो आप 3 विधि आंसर लगाओगे। अगर वो पूछ लेता कि क्या 2 कोई साइंटिफिक विधि और है तो कौन कौन सी है, तब आप इन 2 विधियों का नाम लोगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सबसे बड़ी बात आपको प्रॉब्लम आती है कि राष्ट्रीय आय जो मेजरमेंट किया जाता है, मुझसे कम से कम सैकड़ों स्टूडेंट पूछते हैं कौन विधि सबसे अच्छी है, सर बता दीजिए। हम आपको बता दें तीनों विधियां बेस्ट है, और तीनों विधियां अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं। आपको बता दें उत्पादन विधि का प्रयोग या मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, वन क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, वन हमारे पास संपदा होती है, मछली पालन में किया जाता है, पशुपालन में किया जाता है, और खनिज क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। जब इस क्षेत्र की इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उत्पादन वृद्धि या मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करके हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अधिकतर प्राइमरी क्षेत्र है। प्राइमरी क्षेत्र का तात्पर्य ये होता है कि ये अधिकतर क्या होता है, नेचर से हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, श्रम तथा पूंजी लगा करके। दूसरा हमारे पास आय विधि का प्रयोग। आय विधि का प्रयोग हम लोग सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में करते हैं, अपने ट्रेड में कितनी इनकम जनरेट हुई है ट्रेड में करते हैं, यातायात में करते हैं, संचार में करते हैं, और वित्तीय सेवाओं में करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास व्यापार, यातायात, संचार, वित्तीय सेवाएं और उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हमको इनकम को कैलकुलेट करना है तो हम आय विधि का प्रयोग करेंगे। और तीसरा हमारे पास है व्यय विधि, और व्यय विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा हमने कहा आवास और गृह क्षेत्र में किया जाता है। तो इस प्रकार एग्जाम में आपको यह भी पूछा जा सकता है कि उद्योग क्षेत्र के लिए कौन सी राष्ट्रीय आय मापक विधि का प्रयोग किया जा सकता है, आपको आंसर देना होगा आय विधि का। ठीक है, वित्तीय सेवाओं को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा है, आप बताओगे आय विधि। मछली पालन, आप याद रखना एग्रीकल्चर एंड उससे संबंधित समस्त जो होता है वो उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, ये आप याद रखना। तो ये तीनों टेबल्स को आप कोशिश करना कि याद रहे, आपके दिमाग में चले, तो आपके लिए काफी इजी गोइंग हो जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा होता है उत्पादन विधि का प्रयोग या मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करता है, वहीं पर जो हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, व्यापार, यातायात, वित्तीय, संचार, इसमें प्रयोग आय विधि का किया जाता है, तथा आवास और गृह क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको कुछ टेबल्स याद रखनी पड़ेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो हमारे पास आती है पहला हमारा नेशनल इनकम काउंटिंग मेथड है, फर्स्ट है उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। इस विधि के अंतर्गत देश में कितना उत्पादन हुआ है, चाहे वो वस्तुओं का हो, चाहे वो सेवाओं का हो, जितना देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन हुआ है उसको बाजार मूल्य से यदि आप गुणा कर दोगे तो हमें उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना वस्तुएं तथा सेवाएं अंतिम होनी चाहिए, अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं होनी चाहिए, उसके बाद नहीं। तो अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की पहचान करना सबसे डिफिकल्ट है इकोनॉमी में। एक व्यक्ति आटा लेकर के आता है, रोटी बना करके खा लेता है, तो वो कहलाएगा अंतिम वस्तु, आटा अंतिम वस्तु है। लेकिन वही आटे से वो अगर डबल रोटी बना लेता है,
डबल रोटी बना करके मार्केट में बेच देता है, तो ये कहलाएगा, ये जो इनकम होगी ये नेशनल इनकम होगी, और अंतिम वस्तु यानी डबल रोटी जितने में बेचा उसका मूल्य जुड़ेगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति है, इस डबल रोटी को मार्केट से खरीदता है और इससे ब्रेड पकौड़ा बना देता है ना, ब्रेड पकौड़ा बना देता है, और इसका रेट, तो यहां पर अंतिम वस्तु ये हो जाएगी। तो उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि ये कहती है कि अर्थव्यवस्था में समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को यदि हम कैलकुलेट कर लें तो उत्पादन विधि से हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें यह डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अंतिम वस्तुएं क्या होंगी। अंतिम वस्तुएं क्या होंगी? आटा, एक व्यक्ति के लिए, एक हलवाई है वो कुछ दूध खरीदता, मिल्क खरीदता है, उसमें से मिठाई बना देता है कि रक्षाबंधन के दिन हम मिठाई बांट देंगे, लेकिन कुछ दूध मिल्क ले जाकर अपने घर में कंज्यूम कर लेता, तो जो उसमें से 1 लीटर या 2 लीटर दूध निकाला वो अंतिम वस्तु हो गई, उसका मूल्य वहीं पर राष्ट्रीय आय में जुड़ जाना चाहिए। लेकिन जो रेस्ट ऑफ मिल्क का मान लीजिए 15 लीटर है, ये कल मिठाई बनेगी तो मिठाई में मूल्य वृद्धि हो गई। फिर मिठाई से क्या हुआ, दूसरा व्यक्ति कोई ठेकेदार, या ठेकेदार है मान लो, दूसरा एक फुटकर दुकान वाला लेके गया, अगर वो उसने भी तीसरे व्यक्ति को मिठाई बेच दिया, तो इस प्रकार हमको उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि में सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि अंतिम वस्तु तथा सेवाओं की पहचान करना। हमको ये पहचान नहीं हो पाती कि अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं क्या है, इसलिए गवर्नमेंट बार बार कहती है पक्का बिल ले लो। पक्का बिल लेने के लिए इसलिए कहती है ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि अंतिम फाइनल स्टेज पे कमोडिटी कौन सी है, यानी उत्पादक ने कहां पर बेचा है। ठीक है, तो इसके लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की गणना के लिए आप सबसे पहले अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांट लेना। इसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ये आपका होता है द्वितीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आते हैं आपको, द्वितीय क्षेत्र होते हैं। ये टर्टियरी सेक्टर होता है, इसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र एक प्रकार का इंडिविजुअल सेक्टर है, आप ध्यान से इस पे गौर करना। इंडिविजुअल का तात्पर्य होता है ये ऐसा क्षेत्र जो दिखाई नहीं पड़ता, और कभी कभी ये प्रश्न हमारे दिमाग में उठ जाता है कि आखिर इसका रोल क्या है। ठीक है, हम लोग पूछते हैं मोबाइल फोन का क्या यूज है, हम पूछते हैं बैंक का क्या यूज है, हम लोग पूछते हैं यातायात का क्या रोल है। वास्तव में प्राथमिक क्षेत्र में हमको कच्चा माल प्राप्त होता है, और द्वितीय क्षेत्र में इंडस्ट्री उसको बनाती है। अगर सेवा क्षेत्र होता है तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के बीच की अंतर क्रिया को बढ़ा देगी। क्या बढ़ा देगी? अंतर क्रिया को, अंतर क्रिया को बढ़ा देगी। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र अगर किसी देश में ज्यादा स्ट्रांग होता है, अगर बैंक ने फटाक से कच्चे माल के लिए लोन दे दिया तो प्राथमिक क्षेत्र से तुरंत द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, कच्चे माल उपलब्ध हो जाएंगे। अगर मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से अपने प्राथमिक क्षेत्र को फोन कर दिया, तो इनके बीच में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के बीच आर्थिक अंतरक्रिया यानी आर्थिक क्रिया की स्पीड को बूस्टअप करने के लिए सेवा क्षेत्र का प्रयोग किया जा रहा है। आज आप बैठ करके हर व्यक्ति अलग अलग पढ़ रहे हो, ये सेवा क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो सर्विस सेक्टर होता है इसका प्रत्यक्ष कोई रोल नहीं होता, योगदान नहीं होता। आपको लगता है बैंक वाले कुछ नहीं करते हैं, केवल नोट लाते हैं, नोट इसमें जमा करो, नोट निकाल ले जाओ, यही तो होता है बैंक का। लेकिन नहीं, बैंक क्या करता है, जहां पर फाइनेंस की कमी होती है वो अवेलेबल कराता है, चाहे वो प्रोड्यूसर को अवेलेबल कराए, चाहे वो कंज्यूमर को अवेलेबल कराए। तो सेवा क्षेत्र वास्तव में आर्थिक क्रिया की स्पीड को बढ़ा देता है। आपको बड़े बड़े शहरों की बात बताएं, वहां पर लोगों के पास रुपीस गिनने का टाइम नहीं है, वो लोग पैसा गिनते ही नहीं। क्यों? उनके पास टाइम नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक इंट्रैक्शन, आर्थिक गति बहुत तेज है, और गांव की लाइफ क्या होती है, आर्थिक इंट्रैक्शन की स्पीड जो होती है गांव में बहुत कम होती है। हो सकता है 100 रुपए भी आपका बड़ा मुश्किल से गांव में खर्च हो पाए, लेकिन शहरों में 5,000 रुपए पर डे खर्च हो जाए, दैट इज नॉट सरप्राइज फॉर यू। ठीक है, तो इस प्रकार उत्पादन विधि के अंतर्गत हमने बताया कि अर्थव्यवस्था को 3 भागों में आप बांट लो। सबसे पहले आप प्राथमिक क्षेत्र का डिफाइन कर लो, सेकेंडरी सेक्टर का डिफाइन कर लो, टर्टियरी सेक्टर का डिफाइन कर लो, और इसके परिणाम स्वरूप प्राइमरी सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है उस उत्पादन को आप कैलकुलेट कर लो। सेकेंडरी सेक्टर में कितना बिस्किट हुआ है, यानी सरिया, सीमेंट,
जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो आए हैं, जो आपके पास विनिर्मित, इनको क्या कहते हैं, विनिर्मित वस्तुएं आई हैं, इनको आप कैलकुलेट कर लो। प्राइमरी सेक्टर जो होता है, सेवा क्षेत्र में कौन सी सेवाएं जनरेट की गई हैं, यातायात, बैंकिंग, ठीक है, और इनके बाजार मूल्य से इनको गुणा कर दो, इनके बाजार मूल्य से इनको गुणा कर दो। इनके बाजार मूल्य से जब आप गुणा कर दोगे तो जो प्राप्त होगा वो आपका जीडीपी कहलाएगा, और इससे विदेशों से प्राप्तियों को अगर जोड़ दोगे तो आपका जीएनपी हो जाएगा, और मूल्य ह्रास को घटाने पर आपको शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको एनएनपी जो होगी वो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। तो उत्पादन विधि हमें ये बताती है कि हमको अर्थव्यवस्था में संपूर्ण उत्पादन को कैलकुलेट करना है, और संपूर्ण उत्पादन को कैलकुलेट करने के परिणाम स्वरूप, संपूर्ण उत्पादन को कैलकुलेट करने के परिणाम स्वरूप उसको बाजार मूल्य से गुणा करना है। तो इस प्रकार हमको राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर, जीडीपी की गणना आपको हो जाएगी। और जब जीडीपी बाजार मूल्य पर हो जाएगा तो मैंने मॉर्निंग लेक्चर में आपको सिखाया था कि कैसे इससे आप जीएनपी पा जाएंगे, जीएनपी मार्केट प्राइस निकाल लेंगे, और जीएनपी से आप एनएनपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपके पास दो प्रश्न बने। पहला प्रश्न बना, अंतिम उत्पाद क्या हो। अंतिम उत्पाद भी वही मैंने आपको डिफाइन किया, फाइनल प्रोडक्ट आउटपुट, जिसका प्रयोग अब दोबारा बेचने के लिए ना किया जाए। दूसरा, जिसका अंतिम प्रयोग, अंतिम प्रयोग हो या दोबारा ना बेचा जाए, दोबारा ना बेचा जाए, वो वस्तु क्या कहलाती है, अंतिम वस्तु कहलाती है। और इसी को, मूल्य को हम लोग अगर ऐड कर दें, जोड़ दें, तो यही राष्ट्रीय आय के लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा वैल्यू एडेड मेथड क्या है, मूल्य वृद्धि विधि क्या है। ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में कोई उपभोक्ता, मान लीजिए गेहूं खरीदा, सपोज दैट वो गेहूं खरीदता है, गेहूं खरीदा उसने 16 रुपए केजी या 20 रुपए केजी। अब देखना, आटा जब उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, आटे में, तो उसका रेट रख दिया 25 रुपए केजी। तो देखिए, आटे का केवल रूप बदल दिया उसने ना, गेहूं को केवल पीस दिया है, और उसमें बिजली कुछ खर्च कर दिया है, कुछ सर्विस ऐड कर दिया है, और इसको बेच दिया 25 में। दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। इसको क्या कहेंगे, वैल्यू एडेड। अगर इस आटे से हम मैदा बना दें, मैदा जो होता है आटा से बनता है, और ये मार्केट में अगर 30 रुपए केजी हो जाए, तो हमने कुछ मन नहीं किया, बस आटे को और महीन पीस दिया है, तो ये हो गया यहाँ पर वैल्यू एडेड। कितना हो गया, वैल्यू एडेड हो गया 5 रुपए। क्लियर है। अगर इस मैदे से हम जलेबी बना दें, जलेबी कितने रेट चल रहे, 150 रुपए केजी ना, तो अगर मैंने इस जलेबी को बनाया, इसमें 150 रुपए केजी है, लेकिन इसमें कई चीजें मिलाई गई। पहले तो चीनी मिलाई गई, ठीक है, आपका चीनी इसमें हो गया, ठीक है, इसमें आपका ऑयल हो गया, तो ये कहलाती है मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, जब अंतिम उत्पादन को बनाने के लिए, जलेबी हमारे पास अंतिम उत्पादन है जो 150 रुपए केजी मिलती है, जो वास्तव में मैदा से बनाई जाती है, तो मैदा का मूल्य, मैदा जो आपका है, मैदा का मूल्य, आपका ऑयल जो आपका उसमें रिफाइन लगा है, प्लस चीनी, ये मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। प्लस उसने अपना श्रम जोड़ दिया, किसने, जलेबी बनाने वाले ने। ठीक है, जलेबी बनाना सबकी बस की बात नहीं होती है, तो उसने श्रम को जोड़ दिया है। इस प्रकार ये 30 रुपए का मैदा, इसमें चीनी आपकी 40 रुपए की, ऑयल 100 रुपए का, सब मिला करके, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं और कहते हैं मूल्य वृद्धि को जोड़ने के बाद जो हमको अंतिम उत्पादन प्राप्त हुआ, उसका रेट 150 रुपए है। इस 150 रुपए में इन सभी का, चीनी का भुगतान, ऑयल का भुगतान, मैदे का भुगतान और श्रम का भुगतान है। इस प्रकार वैल्यू एडेड मेथड सबसे ज्यादा प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि दोहरी गणना ना हो सके। दोहरी गणना से बचने के लिए सबसे अच्छा मेथड माना जाता है मूल्य वृद्धि विधि को, क्योंकि इसमें फाइनल जो अंतिम उत्पाद होता है उसी के मूल्य को सरकार जोड़ देती है, वही नेशनल इनकम का पार्ट हो जाता है। हम चीनी का मूल्य अलग से नहीं जोड़ते हैं, हम मैदे का मूल्य अलग से नहीं जोड़ते हैं,
ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था आईएएस में कि दोहरी गणना से बचने के लिए हमें राष्ट्रीय आय की किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो आप डायरेक्ट लिख देना मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग सबसे बेस्ट होता है, जिसमें एक ही उत्पाद, अगर आप उत्पादन विधि ले लोगे, उत्पादन विधि में क्या होता है, मैदे का कितना उत्पादन हुआ, मैदा फैक्ट्री अपना बता देगा कि मैंने 100 क्विंटल मैदा उत्पादन किया, 1 क्विंटल का दाम 30 रुपए है मान लो, तो एक काम करो 3,000 रुपए का मैंने किया, सरकार ने नेशनल इनकम में जोड़ दिया। लेकिन उसी मैदे से तो जलेबी बनी, तो जलेबी का भी माल आपने मूल्य जोड़ दिया, तो जलेबी में ऑलरेडी मैदे का मूल्य जुड़ा हुआ है, तो आपने क्यों क्या किया कि मैदे का मूल्य जोड़ दिया, तो डबल गणना हो जाएगी। तो इस प्रकार चीनी उत्पादन ने, चीनी फैक्ट्री ने अपना जो उत्पादन है, चीनी फैक्ट्री ने अपना उत्पादन कितना हुआ, उस उत्पादन को मूल्य से गुणा करके सरकार को रिपोर्ट कर दिया। अब इधर क्या हुआ कि जो जलेबी बनाई गई थी, इस जलेबी में चीनी का दाम ऑलरेडी 150 रुपए में ऐड है, तो चीनी जलेबी वाले ने अपना रिपोर्ट रखा कि मैंने 150 रुपए केजी की जलेबी इतने केजी आज मैंने बेची है, तो इसमें भी चीनी का दाम जुड़ गया और आपका अलग रिपोर्ट चली गई। इसको कहते हैं दोहरी गणना, 2 बार गणना कर लेना। तो दोहरी गणना से बचने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप सब पहली बात अंतिम वस्तुओं की पहचान करना सीखिए, और अंतिम वस्तुओं का तात्पर्य होता है जब अब उसका प्रयोग आगे उत्पादन की प्रक्रिया में ना किया जाए, आगे उत्पादन की प्रक्रिया में ना किया जाए, तो इस प्रकार की वस्तु को अंतिम कहते हैं। और ये अंतिम वस्तु मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा प्राप्त होती है, मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा प्राप्त होती है, इसको हम लोग उत्पादन विधि भी कहते हैं। और ये सबसे अच्छा मेथड है दोहरी गणना से बचने के लिए। आपका मूल्य वृद्धि विधि या उत्पादन विधि हमने समाप्त कर दिया, इतना इसमें मैटर है। उत्पादन वृद्धि विधि या मूल्य वृद्धि विधि के अंतर्गत आपको पूरी अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड टर्टियरी सेक्टर। और इसमें से जितना उत्पाद निर्मित हो उसको क्या करिए, बाजार मूल्य से आप गुणा कर दीजिए। बाजार मूल्य से गुणा करने पर आपको जीडीपी मिल जाएगी, यानी आउटपुट का मूल्य प्लस सर्विस का मूल्य। आपने डिफिनीशन सुबह देखा होगा, सुबह के डिफिनीशन में बात क्लियर। तो जीडीपी मिल जाएगी और जीडीपी मार्केट प्राइस मिल जाएगी, इसको आप एनएनपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनएनपी के द्वारा ये उत्पादन विधि है। लेकिन मूल्य वृद्धि विधि ये कहती है कि अंतिम उत्पाद, ये उत्पाद जो है, अगर अन्य उत्पादक एज अ रॉ मटेरियल कच्चा माल के रूप में खरीद रहा है तो इसको आप मत जोड़िए, ठीक है। अगर गेहूं फाइनल कंजप्शन के लिए, लोग खाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये रॉ मटेरियल के रूप में नहीं है, यानी ये उत्पादन प्रक्रिया के नहीं होगा, बल्कि अंतिम उपभोग के लिए जा रहा है ना। तो अंतिम उपभोग की वस्तुओं के लिए आप वस्तुओं को जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कार देखिए, कार फैक्ट्री क्या करती है, कार फैक्ट्री इंजीनियर को रखती है। टर्टियरी सेक्टर में बस देखो, कार फैक्ट्री इंजीनियर को रखती है, ताकि इंजीनियर क्या करेगा, कार बनाए। अगर इंजीनियर के वेतन को आप वेज को जोड़ दोगे नेशनल इनकम में, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार जो आपकी 8 लाख की मार्केट में उतरेगी, इसमें ऑलरेडी इंजीनियर का प्राइस इंक्लूड है। तो इंजीनियर यहाँ पे मध्यवर्ती वस्तु है। तो आपको राष्ट्रीय आय की गणना में ये सबसे ज्यादा पहचान करना है कि राष्ट्रीय आय की गणना में आपको मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं जोड़ना। आप समझ जाइए कि फाइनल प्रयोग के लिए आ रही है, तो उसके मूल्य को जोड़ना। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को आप दिखाने जाओ, तो डॉक्टर को जो आपने फीस दिया, 500 फीस दिया, डॉक्टर अगर अपने उपभोग के लिए प्रयोग में लाता है तो ये फाइनल सेवा होगी, और इसको आप नेशनल इनकम में जोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप ये ऑपरेशन थिएटर में बिल जमा कर रहे हो, ऑपरेशन थिएटर में, तो आप डॉक्टर की फीस को मध्यवर्ती मानोगे, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर का जो बिल होगा उसमें डॉक्टर की सेवा का मूल्य जुड़ा है, आप डॉक्टर की सेवा का अलग से मूल्य देखते हो, तो ये डबल काउंटिंग मेथड हो जाएगा। तो उत्पादन वृद्धि विधि ये कहती है कि इसके अंतर्गत प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी सेक्टर में जितनी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित हों, उनके बाजार मूल्य को यदि गुणा कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। और अंतिम वस्तुओं में
मूल्य वृद्धि विधि के कारण ही अंतिम वस्तुएं का रेट बहुत महंगा होता है। कार का रेट इतना महंगा क्यों होता, 8 लाख रुपए क्यों? क्योंकि ये कई चरणों से इसमें वैल्यू एडेड होता है। कभी क्या होता है कि उसके जो लोहा होता है, लोहा कंपनी को हम लोग पैसा देते हैं, फिर उसको फिनिशिंग कंपनी, इंजीनियर कंपनी, आपका टेक्नोलॉजी, कॉपीराइट, बहुत सी चीजें वैल्यू एडेड होती है। इसलिए कार का दाम हमारे पास, तो ये फाइनल वस्तु आपकी कार हो जाती है। तो कार का हम लोग मूल्य को यदि हम जोड़ते हैं, ये उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आय विधि। जब हम आय विधि की बात करते हैं तो आय विधि उत्पादन के जितने संसाधन हैं उनको प्राप्त होने वाले पुरस्कार को, उत्पादन के सभी संसाधनों को प्राप्त होने वाले पुरस्कार को का योग आपका क्या कहलाएगा, आपका नेशनल इनकम कहलाएगी। बस इसमें विदेश से प्राप्त होने वाली आय को आपको जोड़ना होगा। तो आय विधि के अंतर्गत उत्पादन के जितने समस्त आपके स्रोत होते हैं, जैसे आपका श्रम है, इसका पुरस्कार मजदूरी है, भूमि है, इसका पुरस्कार आपका रेंट है, और आपका पूंजीपति है, इसका पुरस्कार आपका ब्याज है। इस प्रकार समस्त पुरस्कारों को यदि जितना इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं, उनके इनकम को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है आय विधि के अंतर्गत नेशनल इनकम। इसके अंतर्गत कुछ और पैरामीटर्स को हम लोग बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कर्मचारियों का पारिश्रमिक। वही कर्मचारी कौन कौन से हैं, भूमि का जो मालिक होता है भूमिपति कहलाता है, इसको मिलने वाला जो प्रतिफल होता है वो लगान कहलाता है। ये एक प्रकार का कर्मचारी है जो आपकी उत्पादन प्रक्रिया में कार्य कर रहा है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, आपका श्रम होता है। श्रम का जो आपका प्रतिफल होता है वो आपका मजदूरी होता है, ये भी एक कर्मचारी है, इसका भी पारिश्रमिक जो मजदूरी होती है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर आपका पूंजीपति होता है, पूंजी का मालिक पूंजीपति होता है, इसको आप लोग ब्याज देते हो, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। प्लस आप क्या कहते हैं, संगठक होता है, ठीक है, इसको आप वेतन देते हो, इस वेतन को आप जोड़ लीजिए। फिर आपके पास साहसी होता है, और साहसी को रिवार्ड जो होता है वो लाभ या हानि होता है, और इस लाभ या हानि को अगर आप जोड़ लेते हो तो ये आय विधि के अंतर्गत पहला है कि आप सबसे पहले इसके अंतर्गत अगर नेशनल इनकम काउंटिंग कर रहे हैं तो उत्पादन के ये 5 ही संसाधन होते हैं, इन 5 संसाधन को मिलने वाले पुरस्कार को आप जोड़ लीजिए, इसको आप ऐड कर दीजिए। दूसरा आप काम क्या करिए, परिचालन अधिशेष होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, परिचालन अधिशेष किसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, आप बताना। आय गणना के अंतर्गत परिचालन अधिशेष का तात्पर्य होता है, आप एक कंपनी को देखो, एक कंपनी क्या करती है, अर्न करती है, मान लीजिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अर्न करती है अपना उत्पाद बेच करके। सब कुछ उत्पादन के संसाधनों को बांटने के पास, सारे उत्पादन संसाधन आपका लेबर, लैंड, कैपिटलिस्टिक सबको बांटने के बाद इसके पास बच जाता है 20,000 रुपए बच जाता है। तो ये क्या होता है, परिचालन अधिशेष। ठीक है, हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ जो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग के बाद क्या होता है, जैसे क्या होता है आपने कोई काम किया तो कुछ ना कुछ आपके पास फंड बच जाता है, उस फंड को हम लोग ऑपरेटिंग परिशेष कहते हैं। ये क्या होता है, अगर इसको हर कंपनी के पास बचता, इसको भी लास्ट में आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा, किसमें, कर्मचारी की पारिश्रमिक, पहला पॉइंट है, इसको आप निकाल लेंगे। दूसरा, कंपनी के पास अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम है जो वहां पे उन्होंने सेविंग करके कंपनी वालों ने रखा है, जिसको हम लोग परिचालन अधिशेष कहते हैं, तो उसको भी आप जोड़ लीजिए। और तीसरा है, होती है मिश्रित आय। मिश्रित आय, कुछ संसाधन उत्पादक के स्वयं के होते हैं, उत्पादक के स्वयं के होते हैं। यदि इनके मूल्य को हम जोड़ लें,
हम लोग ऐसे तो देते नहीं है। मान लीजिए उत्पादक अपनी कार लगा देता है, अपने परिवार के सारे मेंबर को लगा देता है, तो वास्तव में उनका वेतन निर्धारित नहीं है, लेकिन अगर उनको भी वेतन दिया जाए, तो अगर मान लो कुछ दिया जा रहा है तो इस मिक्स्ड इनकम को भी आप जोड़ लीजिए। अगर कुछ ऐसा दिया जा रहा है, उत्पादक कहते कि नहीं मेरी जमीन पे है, मुझे भी कम से कम 25,000 रुपए दे दो, तो इस मिश्रित आय को भी आप जोड़ दो, जो एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है बट ये नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। तो मिश्रित आय वो आय होती है, कुछ संसाधन उत्पादक के स्वयं के होते हैं जिसका मूल्य निर्धारित नहीं होता है, उसको हम लोग एवरेज मान करके देते हैं, उसके मूल्य को भी आप अगर योग कर लें तो ये दैट इज कॉल्ड थर्ड पॉइंट होगा, ये तीसरा पॉइंट होगा। तो इस प्रकार तीसरा पॉइंट मिश्रित आय को भी आपको जोड़ना है, और चौथा पॉइंट है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशी हमारे पास टूरिस्ट आते हैं, विदेश के लोग अपनी मम्मी पापा को पैसा भेजते हैं, विदेश से हम लोग ऋण लेते हैं, यानी विदेशों से जो हम लोग इनकम अर्न करते हैं और विदेशों को जितना देते हैं, जिसको हम लोग एक्स माइनस एम कहते हैं, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, ये चौथा पॉइंट है। तो अब चारों पॉइंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू, पहला क्या था, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक पहला पॉइंट था, प्लस दूसरा था परिचालन अधिशेष, परिचालन अधिशेष, तीसरा पॉइंट है प्लस आपका क्या है, मिश्रित आय, मिश्रित आय, और प्लस आपका विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय। अगर इन चारों को जोड़ देंगे तो हमें नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी आय विधि के अंतर्गत। तो ये आय विधि के अंतर्गत मुझे नेशनल इनकम प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा भी मैंने मेथड आपको डिस्कस कर दिया। और थर्ड मेथड है आपके पास व्यय विधि। व्यय विधि क्या आता है, कभी कभी आय विधि के अंतर्गत लोग अपनी आय को बताना पसंद नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यय विधि को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। व्यय विधि के अंतर्गत ये एज्यूम कर लिया जाता है, इसमें ये मान लिया जाता है, अर्थशास्त्री मानते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी आय को, जो आय प्राप्त करता है, जो इनकम होती है, या तो वो उपभोग करेगा या तो वो बचत करेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बचत निवेश के बराबर होती है। इस प्रकार अगर उसकी आय यानी उसका जो आय है या तो उपभोग होगा या तो वो निवेश करेगा, निवेश करेगा या तो बचत करेगा, दोनों का मतलब एक है। और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को अगर हम जोड़ दें तो हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। आई एम जस्ट रिपीटिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी आय को क्या करेगा, या तो उसका उपभोग करेगा, ठीक है, उपभोग करेगा, या तो उसको बचत या निवेश करेगा, दोनों में से एक कार्य ही करेगा। हम ये मान के चलते हैं कि वह विवेकपूर्ण उपभोक्ता है, वो कभी भी धन को गाड़ के नहीं रखता। गाड़ने का मतलब होता है आपने गलत काम कर दिया, गलत काम करने का मतलब होता अगर आप मनी को आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देते हो तो ये आपको अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक। कुछ लोग नोट फाड़ देते हैं, कुछ लोग नोट पे लिख देते हैं, ये आपको नहीं करना। अर्थव्यवस्था ये सबको लिए मना ही करती है। आप पैसे को या तो बचत करते हो तो बैंक में रखोगे, बॉन्ड के रूप में रखोगे, लेकिन आप एक लिमिट से ज्यादा कैश आप अपने घर में नहीं रख सकते हो। ठीक है, निवेश का तात्पर्य होता है कि अगर आप उपभोग करते हो, रेस्ट ऑफ अमाउंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हो। तो अगर इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी इनकम पता चल जाएगी, और यही इनकम अगर पूरे देश के मैं लोगों की पता कर लूं तो सभी लोगों की आय को अगर मैं जोड़ दूं तो व्यय वित्त से नेशनल इनकम मैं काउंट कर लूंगा। क्लियर है? चलिए अब हम उपभोग की बात करते हैं। तो उपभोग जो होता है, जो हमने y इक्वल टू सी प्लस आई के अंतर्गत उपभोग की बात करते थे, यहां पर दो प्रकार का उपभोग होता है जो बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले निजी उपभोग, एंड दूसरा हमारे पास उपभोग जो होता है वो होता है सरकारी उपभोग। सरकार भी तो इनकम पाती है, किससे? रेलवे से। देखिए सरकार कितना ढेर सारा इनकम पाती है, ठीक है। उसी प्रकार जो उपभोग होता है तो सरकार भी उपभोग करती है, और कहते प्राइवेट व्यक्ति भी उपभोग करते हैं। तो हम लोग जब निजी व्यक्ति जो उपभोग करते हैं वो क्या करते हैं, शीघ्र व्यय वाली वस्तुओं पर हम लोग खर्च कर देते हैं।
आप फर्नीचर अपने घर का ले आते हो, ठीक है, आप आटा दाल चावल ले आते हो, ठीक है, रेडियो वीडियो टेलीविजन मोबाइल फोन आदि ले लेते हो। तो इन पर किया गया व्यय अगर पूरे देश में कैलकुलेट कर लिया जाए, प्लस सरकारी उपभोग, और सरकार क्या करता है, उपभोग कहां पे करता है, सरकार 3 प्रकार का उपभोग करता है। पहला, कर्मचारियों को वेतन के देता है, कर्मचारियों को वेतन देना पहला उपभोग है सरकार द्वारा। याद रखना है 3 प्रकार का होता है उपभोग सरकार का। दूसरा हमारे पास होता है सरकार द्वारा सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदता है, वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदता है। जैसे कोविड वैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन की सरकार ने कहा हम पेमेंट करेंगे, 1100 या 1200 कुछ भी था, बट उन वस्तुओं को, उस वैक्सीन को उसने गवर्नमेंट ने खरीदा और कहा कि हम व्यय करेंगे इस पर, तो वो सरकार द्वारा किया गया उपभोग व्यय है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास हो जाता है विदेश में वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय करना। अगर हम विदेश में कोई प्रॉपर्टी या रॉ मटेरियल खर्च करता है सरकार या प्राइवेट व्यक्ति, विदेशों में किया गया क्रय, ये जो होता है सरकार द्वारा किया गया क्रय, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, उपभोग के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार सरकार 3 कार्यों के लिए अपना व्यय करती है उपभोग के लिए, और इन तीनों को यदि मैं कैलकुलेट कर लूं तो सरकारी उपभोग व्यय प्राप्त हो जाएगा। और निजी उपभोग व्यय हम लोग जानते हैं अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए, परिणाम स्वरूप अपनी आरामदायक लाइफ को संपन्न करने के लिए जो उपभोग किया जाता है वो निजी उपभोग होता है। इसमें मुझे स्वयं के लिए कल्याण संतुष्टि प्राप्त होती है। सरकारी उपभोग में समाज को कल्याण प्राप्त होता है, समाज को कल्याण प्राप्त होता है किसमें, सरकारी उपभोग से। ठीक है, सरकार हरदम व्यक्तिगत नहीं करती है, वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती है, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करती है। वहीं निजी उपभोग जो होता है, निजी उपभोग व्यक्तिगत कल्याण को अधिकतम करती है, व्यक्तिगत कल्याण को अधिकतम करती है। आप देखे होंगे सामाजिक कल्याण अगर सरकार द्वारा ऑप्टिमम नहीं किया जाता तो उस पर प्रश्न उठ जाता कि सरकार ने कैसा एक्सपेंडिचर किया है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में समस्त निजी उपभोग और समस्त सरकारी उपभोग को यदि मैं कैलकुलेट कर लूं तो मुझे सी वाला पोर्शन पता चल जाएगा। और अब मेरे पास बचा आई वाला पोर्शन। आई 2 प्रकार का होता है, आई भी एक होता है निजी निवेश, एक होता है सरकारी निवेश। जिस प्रकार उपभोग 2 प्रकार का होता है उसी प्रकार निजी निवेश और सरकारी निवेश, निवेश भी 2 टाइप्स के होते हैं। निजी निवेश आप जानते हो एक व्यक्ति द्वारा किया गया निवेश, एक व्यक्ति द्वारा किया गया निवेश। कैसे एक व्यक्ति द्वारा किया गया निवेश, वो क्या करता है, एक कंपनी में निवेश करता है, शेयर मार्केट में निवेश करता है। इस प्रकार निजी निवेश क्या होता है, कई चीजों पे हो सकता है। पहला आपके मशीन और उपकरणों पर किया गया निवेश, ठीक है, ये निवेश है। ठीक है, अब निवेश किसे किया जा कहते हैं, सबसे बड़ी डिफिनेशन होती है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। आय का वो प्रयोग, आय का वो प्रयोग जिससे पुनः आय प्राप्त हो, जिससे पुनः आय प्राप्त हो, निवेश कहलाता है। ठीक है, अगर आपने मशीन के रूप में बाइक खरीद लिया है, आपने बाइक खरीद लिया, बाइक केवल आप अपने उपभोग को मेंटेन रखने के लिए, आप बाइक से हस्बैंड वाइफ जाते हो, घूम के चले आते हो, तो बाइक याद रखना निवेश ना होकर के कंजप्शन होगा। बाइक पर किया गया निवेश आपका क्या होगा, निजी उपभोग की श्रेणी में आएगा। लेकिन उसी बाइक से एक अमेज़न का जो व्यक्ति है वो पूरे दिन पार्सल बांटता है, तो उस बाइक से वो मुद्रा अर्न करता है, वो निवेश कहलाएगा। बाइक पर किया गया जो इन्वेस्टमेंट है, जो खर्च है, वो निवेश कहलाएगी। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, घर पे क्या करते हैं, आप घर बनाते हो और घर पर आप निवेश करते हो, तो घर अगर स्वयं के रहने के लिए बनाया जाता है तो उपभोग कहलाएगा, उपभोग पर किया गया निवेश। लेकिन अगर घर को हम लोग किराए पे दे देते हैं तो ये कहलाएगा निजी निवेश। समझ में आ गया होगा। ऐसी इनकम जिससे पुनः आय प्राप्त हो वो निजी निवेश कहलाता है, जिससे आपको पुनः आपकी इनकम जनरेट होने लगे। ठीक है, वही स्टॉक माल, शेयर मार्केट में आप निजी निवेश करते हो, शेयर माल पर किया गया निवेश को। और इसके अलावा आपका भवन निर्माण का मैंने आपको बता दिया कि भवन निर्माण का 2 मोटिवेशन हो सकता है, स्वयं के कंजप्शन के लिए एंड बिजनेस पर्पज का। तो बिजनेस पर्पज के लिए किया गया निवेश आपका
जो होगा किराए के लिए किया गया वो निजी निवेश के अंतर्गत आएगा, नहीं तो निजी उपभोग के अंतर्गत एक मकान हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज होती है सरकारी निवेश। सरकार कहां पे निवेश करती है? आपने देखा होगा अभी बरकोट में भारत का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड जो पुल बन रहा है, पहाड़ के अंदर से बन रहा है बरकोट में, ये लगभग 5 किलोमीटर है। इस पर जो निवेश किया जा रहा है ये सरकारी निवेश है। पुल पर किया जाता है, आपका डैम पर किया जाता है, आपका रोड पर किया जाता है। इस प्रकार का जो निवेश किया जाता है, देखिए पुल से उनको इनकम प्राप्त होती है, डैम से इनकम प्राप्त होती है, इस प्रकार जो इनकम होती है। लेकिन अगर वैक्सीन पे होता तो वैक्सीन को जो हमारे होता है वो एक प्रकार से कंजप्शन पे किया गया व्यय है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में हम अपनी पॉपुलेशन को सेफ मोड में लाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक देखो कि हमारे देश में अगर वैक्सीन लग जाएगी तो जो हमारे यहाँ लेबर फोर्स होगा वो वास्तव में बचा रहेगा। तो अगर आप ये लॉजिक देते हो तो इसको हम सरकारी निवेश की श्रेणी में वैक्सीन पर किया गया व्यय को रख सकते हैं, अगर आपका ये लॉजिक है। बस इट विल बी डिपेंड अपॉन योर लॉजिक कि हम देश की मानव पूंजी पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर, तो बताइए कहां पर होगा? तो मैं कहूंगा सरकारी निवेश पे। लेकिन अगर मेरा उद्देश्य है व्यक्तियों को केवल बचाना, मैं फ्यूचर से उसके विषय में नहीं सोचता हूं, तो वो उपभोग कहलाएगा, सरकारी उपभोग। तो इस प्रकार सरकार इन पर व्यय करती है। तो क्लियर हो गया कि और दूसरा हम कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके अर्न करते हैं, एक्स माइनस एम। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय वित्त के अंतर्गत, एक्सपेंडिचर मेथड के अंतर्गत अर्थव्यवस्था पे उपभोग पर किया गया व्यय प्लस निवेश पर किया गया व्यय प्लस विदेशों से वस्तुओं एवं सेवाओं का शुद्ध आयात निर्यात का अंतर, यदि इस तरह मैं जोड़ दूं तो मुझे नेशनल इनकम जो होगी वो व्यय वित्त से प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार आज मैंने आपको तीनों प्रकार से नेशनल इनकम काउंटिंग को बताया है। तो अब आपको हम एक मिनट